अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फार्मा क्योर। उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे और हमारी जो लास्ट वीडियोस हैं उनको देखकर अच्छा महसूस कर रहे होंगे। आपको मालूम है कि इस वक्त कोल्ड और फ्लू का एक वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है क्योंकि मौसम चेंज हुआ है, तो हमने इसी के ऊपर आज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास कॉमन कोल्ड और फ्लू में क्या डिफरेंस है। कॉमन कोल्ड आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो इसलिए वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, जबकि आपके पास जो फ्लू है वो स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है या फिर राइनोवायरसिस की वजह से होता है। अब इन दोनों के अंदर एक चीज बहुत ही कॉमन है और उसको हम कहते हैं कफ। अब कफ सिर्फ इन दो के साथ रिलेट नहीं करती। कफ आपके पास जिस तरह हम हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अस्थमा के हवाले से आप लोगों के साथ डिटेल में भी होगा, तो कफ एक सिम्टम है। कफ असल में बॉडी का रिस्पांस है कि वो आपके पास फॉरेन मटेरियल और म्यूकस को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अब हम जरा डिटेल से आ जाते हैं कि आपके पास कॉजेज क्या हैं। कॉजेज में हमारे पास कोल्ड और फ्लू की वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जिसके अंदर स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा वायरस है, राइनोवायरसिस है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए जो है वो भी आपके पास कॉमन कोल्ड कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो एलर्जीज हैं वो भी आपके पास जो सिम्टम है वो आपकी फ्लू लाइक सिम्टम्स शो करते हैं। इसके अलावा अगर पोल्यूटेंट्स वगैरह हैं तो वो भी आपको फ्लू लाइक और कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स शो करते हैं, जो कि कफ आपके पास एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे आ जाती है। नेक्स्ट हम सिम्टम्स की बात करते हैं। इनकी जो सिम्टम्स है उसमें सबसे पहला जो स्पेसिफिक सिम्टम आता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस से क्या मुराद है कि आपकी जो आवाज़ है वो भरी भरी सी और गला बैठा हुआ हो जाएगा। इसके बाद नेजल कंजेशन हो जाना, हेडेक हो जाना, फीवर एंड फटीग होना, साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस आपकी क्या होता है कि आपकी जो नेजल है ये इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आपकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आती है। इसके बाद रनी नोज और स्नीजिंग, ये एक कॉमन सिम्टम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके जो है कंटेजियस है। कंटेजियस से क्या मुराद है कि अगर एक पेशेंट को है, यानी कि अगर एक घर के अंदर किसी एक को है तो फर्स्ट 3 डेज में मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक आसानी से पहुंच जाएगा। सेकेंडली नेजल सिक्रीशंस आ जाती है। नेजल सिक्रीशन से क्या मुराद है कि अगर आपने कोई टिश्यू पेपर या कोई कपड़ा यूज़ किया है और उसको किसी और ने यूज़ कर लिया या उसके नज़दीक रहा तो उससे भी ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके बाद ये तो एक जनरल सी होगी कि आपके पास कोल्ड फ्लू का क्या डिफरेंस है, इनके कॉजेटिव एजेंट क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। अब हमारी जो सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है वो होता है हमारा ट्रीटमेंट। अब इसको ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही वास्ट वैरायटी इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हम उसके ऊपर थोड़ी सी आप लोगों के साथ ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास नेजल डिकंजेस्टेंट आ जाते हैं। अब नेजल डिकंजेस्टेंट जो है वो 3 तरह से हैं। ओरल यानी कि टैबलेट फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नेजल ड्रॉप्स की फॉर्म में भी है और नेजल स्प्रे की फॉर्म में भी। तीनों तरह से डिकंजेस्टेंट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर हम नेजल डिकंजेस्टेंट में ज़ाइलोमेटाज़ोलिन वगैरह है तो ये आपके पास नेजल जो है इनहेलर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद सूडोएफिड्रिन जो है, जो कि मुख्तलिफ टैबलेट्स के अंदर कम्बिनेशन में आती है, वो आगे मैं कम्बिनेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि वो किस तरह से कम्बिनेशन में इफेक्टिव होती है, वो आपके पास डिकंजेस्टेंट है। सेकंड हमारे पास आते हैं एस्थमेटिक। जितने आपके पास बीटा टू एगोनिस्ट हैं वो भी इसमें कोल्ड फ्लू में एक रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। लास्ट में हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स के हवाले से थोड़ा सा हमें कंसर्न करना होगा क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही कॉमन है। इसीलिए एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव है लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोल्ड या फ्लू है तो उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से हम ऐसी एंटीबायोटिक जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को कम से कम करें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास मैक्रोलाइड्स की पूरी क्लास आ जाती है। एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है। लेकिन मोस्टली जब देखा जाता है जो आपकी डेवलप कंट्रीज़ हैं तो उसके अंदर फ्लू को लिमिटाइज किया जाता है, यानी कि कहा जाता है कि विद इन 5 to 7 डेज ये खुद ब खुद आपका इम्यून सिस्टम उसको लिमिट कर देगा।
इसके बाद कफ सप्रेसेंट जो यूज़ होते हैं जिसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन वगैरह है जो कि आपके पास हाइड्रोलिन डीएम के अंदर कम्बिनेशन फॉर्म में है। इसके बाद एक्सपेक्टोरेंट जो आपके पास मुख्तलिफ जो सिरप है एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर एक बहुत ही बड़ी क्लास आती है हमारे पास एंटी हिस्टामिन की, जो कि ऑलरेडी हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से भी बहुत से एंटी हिस्टामिन जो है वो बहुत ही इफेक्टिव हैं आपके इस कफ सिम्टम को ख़त्म करने के लिए। और लास्ट में ब्रोंकोडायलेटर्स भी जो है वो इस्तेमाल होते हैं इस सिम्टम को कम से कम करने के लिए। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो कि ट्रीटमेंट इसके बजाय होम रेमेडीज़ पर जाते हैं। हम इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि होम रेमेडीज़ किस तरह से हो सकती हैं। इसमें बड़ी कॉमन सी एक होम रेमेडी है जो कि हम हनी इस्तेमाल करते हैं। हनी को मिक्स कर लिया पानी के साथ या वैसे ही 1 से 2 टेबल स्पून आपने इस्तेमाल कर लिया, जो आपकी सोरनेस ऑफ थ्रोट होती है उसको कम कर देते हैं। इसके अलावा एक ये भी कहा जाता है क्योंकि आपके पास जो फ्लू लाइक सिम्टम है ये आपकी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया हुआ है, तो इसमें अगर आप एक्स्ट्रा स्लीप करते हैं 3 to 5 डेज का बेड रेस्ट करते हैं तो आपकी बॉडी इटसेल्फ उसको लिमिट कर देती है। इसके अलावा हर्बल टी है जिसके अंदर मुख्तलिफ आपके पास कैवा सिस्टम आ जाता है, लेमन जूस वगैरह है, ये भी बहुत ही अच्छे होम रेमेडीज़ के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं। लास्ट में हम एक आप लोगों से कहेंगे कि प्रिवेंशन इसकी किस तरह से की जा सकती है। प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी होगी, गुड हैंड वॉशिंग है। इसके अलावा अगर आप स्नीजिंग या इस तरह की चीज़ करनी है तो अवॉइड करें अपने हैंड पर स्नीज करने से, क्योंकि अगर आप हैंड पर स्नीज करेंगे तो वही हैंड आप किसी और के साथ कंटेक्ट में लाएंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप स्नीज इनटू आर्म करें, यानी कि स्नीज करने के लिए आप अपने आर्म को इस तरह से करके उसमें स्नीज करें, तो इससे आपकी बेहतर हो सकती है, प्रिवेंशन हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।